राइट। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल करियर एनजीज। एंड जैसे यार आपने आज थंबनेल में पढ़ा है, आज की डिस्कशन होगी यार फिजिक्स की स्ट्रैटेजी वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही आए हो यार, तो ऑलरेडी जेई का कंटेंट बहुत डल चुका है। मैथ्स की स्ट्रैटेजी वीडियो आ चुकी है, केमिस्ट्री की आ चुकी है, हाउ टू स्कोर 186 मार्क्स, ठीक है, 205 मार्क्स से स्कोर कर सकते हैं मेंस में। सारी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी डल चुकी हैं यार। तो चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, कंटेंट सारा देखो यार, और वीडियोस पे यार लाइक ज़रूर छोड़ देना, ठीक है। तो अब यार आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फिजिक्स, ठीक है। तो मैंने जब यार मैथ्स के बारे में डिस्कशन की थी, तो मैंने सबसे पहले पूछा था कि मैथ्स की यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है। तो प्रॉब्लम होती है टाइम कंजम्पशन, ठीक है। ऐसे मैथ्स बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो हम यार ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते। इवन तो यार हम शायद 1 आवर 10 मिनट्स निकाल लें मैथ्स के लिए, मतलब कंपैरेटिवली फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा टाइम निकालने के बाद भी प्रॉब्लम्स नहीं होते। फिजिक्स में यार जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है यार, वो होती है कंसेप्ट की, ठीक है। फिजिक्स यार इतनी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती, बट मैं यार मैकेनिक्स कितना भी पढ़ लूँ, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना ही पढ़ लूँ, ठीक है, मैग्नेटिज्म में कितना भी पढ़ जाऊँ, ये सारे टॉपिक्स कितना ही पढ़ लूँ यार, एक आधा ऐसे ज़रूर क्वेश्चन उठ के आ जाता है यार, जो कंसेप्चुअली बहुत डिफरेंट होता है और जो हमसे होता नहीं है, राइट। ऐसे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस नहीं किए होते। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हमने थ्योरी शायद उतनी ना करी हो, और जस्ट लाइक हम मैथ्स कर रहे थे यार कि क्वेश्चन ज़्यादा कर लेते हैं, वैसे यार फिजिक्स नहीं करी जा सकती, ठीक है। फिजिक्स इज़ नॉट कि सॉल्विंग ज़्यादा नहीं, फिजिक्स में यार आपको थ्योरी ज़्यादा पढ़नी है और फिर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन होती है, ठीक है। तो अब यार पहले देख लेते हैं कि हमने फिजिक्स में अभी तक पढ़ा क्या है, राइट। और हम कैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि हम एटलीस्ट 65 to 70 मार्क्स पे तो यार फिजिक्स में गारंटीड लेके आए। तो अब यार अगर मैं डिवाइड करूँ, तो यार क्लास 11th यहाँ लिख लेते हैं, और मैं यार यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ क्लास 12th लिख लेते हैं। तो क्लास 11th में यार मैंने अभी तक क्या पढ़ा है, मैकेनिक्स पढ़ा होगा। बच्चे बोलेंगे भैया मैकेनिक्स, ठीक है। फिर मैंने पढ़ा है यार आपका हीट, ठीक है, हीट पढ़ा है मैंने। फिर आप बोलोगे भैया थर्मो पढ़ा है, थर्मो और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वगैरह। और लास्ट में मैंने पढ़ा है एस एच एम वेव्स, ठीक है। एस एच एम वेव्स खैर कोई पढ़ता नहीं है पहली बारी में, रिविजन के टाइम से सुधरते हैं, ठीक है। और क्लास 12th में यार हमने क्या पढ़ा पहले, ठीक है, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन, ठीक है, जो सबसे बड़ा यूनिट है क्लास 12th का, जिसमें अराउंड 6 to 7 चैप्टर आते हैं। फिर इसके बाद यार हमारा आता है ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स के बाद क्या होगा, मॉडर्न फिजिक्स। और लास्ट में यार हमारे जो हो गए मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक्स, ठीक है, मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक्स जो हो गए। अब ये कौन से होते हैं मेंस एक्सक्लूसिव, ठीक है, सेमीकंडक्टर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ईएम वेव्स हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, ठीक है। मैग्नेटिज्म वो थ्योरेटिकल वाला मैग्नेटिज्म, ठीक है, वो अर्थ मैग्नेटिक पोल एक्सेट्रा वाला जो था। अब यार दिक्कत कहाँ आती है कि जो कंसेप्चुअली सबसे टफ टॉपिक्स है ना फिजिक्स में, राइट, चाहे वो होता है यार 11th का मैकेनिक्स और 12th का यार ये ईएम वेव्स। और आयरनी है यार, हम अपनी प्रिपरेशन में फिजिक्स में हम एटलीस्ट 70% टाइम तो इन दोनों टॉपिक्स को कवर करने में लगाते हैं। अपने आप से पूछो यार, मेरे को अपने दिन याद है जब मैं 11th में था, एटलीस्ट दिसंबर जनवरी तक आई वॉज कवरिंग फ्लूइड मैकेनिक्स विच वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है। और इवन जब मैं 12th में था, अगस्त तक यार मैं एटलीस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन कंप्लीट कर रहा था। तो जो टॉपिक्स को हम सबसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, एक्चुअली में सबसे मुश्किल वही थे मेंस में। और जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स था आपके फिजिक्स में, वो था यार ये हीट, थर्मो, एस एच एम वेव्स वाला पोर्शन बहुत स्कोरिंग था, ठीक है। ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स बहुत स्कोरिंग था। मॉडर्न फिजिक्स इज लाइक फ्री के नंबर, अगर आप मॉडर्न फिजिक्स ढंग से पढ़ के जाओगे। और मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक्स, क्योंकि यार इसमें एडवांस के आरकाई की ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स मार्केट में इतने अवेलेबल नहीं होते। तो यार एनटीए के जितने पेपर निकल के आए हैं कुछ लास्ट कुछ सालों में, मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक से आसान क्वेश्चन आए हैं एज कम्पेयर टू बाकी हमारा क्वेश्चन है। तो अब यार इसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पे यार एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं और देखते हैं यार कि हम कैसे अच्छा खासा स्कोर करके आ सकते हैं। तो मैं पहले कहता हूँ यार, जब तुम 11th रिवाइज करना स्टार्ट करते हो, राइट, 11th की रिवीजन में यार सबसे पहले हम करेंगे हीट और थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। हीट थर्मो पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे यार जो काफ़ी है स्कोरिंग, वो है एस एच एम वेव्स। एस एच एम वेव्स मेरे को पता है यार, बहुत बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भैया हमने तो पढ़ा ही नहीं है एस एच एम वेव, कोई भी नहीं पढ़ता यार, मैंने भी फर्स्ट गो में नहीं पढ़ा था। हमारा सिलेबस ऐसे भगाया गया यार 11th में कि बाय द टाइम एस एच एम वेव स्टार्ट हुआ, एक क्लास में दोनों टॉपिक खत्म। बट असलियत ये यार एस एच एम वेव से
कंबाइंड पेपर में यार 2 प्रॉब्लम्स आएंगी, और 2 ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी यार जिसमें वेरिएशन ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत कम है। मेंस यार हर टाइम एसएचएम वेव से सिर्फ एक या तो ये पूछ लेगा या फिर वो पूछ लेगा, सिमिलर प्रॉब्लम्स पूछी जाती है एसएचएम वेव से, और अगर आप पढ़ जाओगे दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक इन क्लास 11th एसएचएम वेव्स, ठीक है। तो इसको पढ़ जाना यार, कोई भी रेफरेंस बुक हो, इस सर के नोट्स पढ़े हैं, एसएचएम वेव्स डेफिनेटली पढ़ के जाओ, आर्काइव के क्वेश्चन लगाओ, मैं गारंटी करता हूँ एसएचएम वेव्स के सारे दो प्रॉब्लम्स आप करके आ जाओगे पेपर में। इसके बाद आते हैं यार हीट थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब इससे यार कंबाइंड हीट थर्मोडायनेमिक्स सॉलिड्स वगैरह से यार लगभग 3 प्रॉब्लम्स पूछी जाती है, मतलब इस कंबाइंड सेक्शन में यार 5 प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर आप ढंग से सॉल्व कर लोगे यार, तो हीट थर्मो एसएचएम वेव्स जो हम सबसे पहले रिवाइज करेंगे यार, ठीक है, इससे आप 5 प्रॉब्लम्स लगा लोगे। और करने का तरीका बड़ा आसान है यार, पहले यार आप सर के नोट्स रिवाइज करोगे या फिर जो भी थ्योरी आपके पास पड़ी है, उसके बाद हम जाएंगे यार किए हुए प्रॉब्लम्स में, ठीक है, जहाँ हमने मॉड्यूल सॉल्व की थी या फिर कोई रेफरेंस बुक में वो क्वेश्चन जो हमसे पहली बारी में नहीं लगे थे, जो हमने सर से पूछे थे, राइट, जिनमें प्रॉब्लम्स आ रही थी। और लास्ट में यार हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे। तो अगर ये 3 स्टेप्स में करोगे, मैं गारंटी देता हूँ ये 5 प्रॉब्लम्स यार डेफिनेटली आप पेपर में लगा के आओगे, ठीक है। अब इसके बाद यार मेरा सेकेंड पॉइंट ऑफ एक्शन ये होगा यार कि अब आप जाओ डायरेक्टली 12th के पास। क्लास 12th में यार सबसे पहले मैं कहूँगा आप जाओ ऑप्टिक्स पर, ठीक है। अब ऑप्टिक्स की यार मैं मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम लोग बोलेंगे भैया जो रे ऑप्टिक्स है ना, मैंने पढ़ तो रखा है बट मैं जब पेपर सॉल्व करने बैठता हूँ मेरे आंसर मैच नहीं करते कभी भी। तो रे ऑप्टिक्स में यार आपका फॉर्मूला सारे बच्चों को आते होते हैं, राइट। द ओनली प्रॉब्लम इज, ठीक है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन यार आते वक्त भी सबने पढ़ रखा है साइन कन्वेंशन की, कब हमने पॉजिटिव लेना है डिस्टेंस, कब हमने नेगेटिव लेना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। बट हड़बड़ाहट में यार क्योंकि चीज़ें इतनी आसान है, आप 101% कोई ना कोई सिली मिस्टेक यार ऐसे न्यूमेरिकल में लगा दोगे। और एनटीए वाले यार वही उतने ही स्मार्ट हैं कि यार वो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देख लेंगे, यार बच्चे ने अगर इसका साइन गलत लगा दिया होगा तो क्या आंसर आना चाहिए, इसका गलत लगाया तो क्या आंसर आएगा, अगर इन दोनों गलत लगा दिया तो क्या आंसर आ जाएगा। तो आप जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन मैच कर रहा है और आप टिक मार दोगे, और घर आओगे जब की आएगी रियलाइज करोगे अरे यार बी को तो यार पॉजिटिव लेना था, मैंने यहाँ पर नेगेटिव ले लिया। तो रे ऑप्टिक्स का तो यार बस एक ही चीज़ है, प्रैक्टिस बहुत करना है, और साइन कन्वेंशन या अपने प्रॉब्लम्स के टाइम जरूर ध्यान में रखना है। दूसरी बात आती है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में यार प्रॉब्लम ये होती है, जैसे मेरे को अपने टाइम पे याद है हमारे सर ने हमें सिर्फ IDSE पढ़ाया था, ठीक है, IDSE, क्योंकि यार एडवांस सिलेबस में सिर्फ IDSE है, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में इसका आगे कुछ है नहीं। बट मेन सिर्फ ये नहीं पूछेगा, मेन्स यार आपसे इससे आगे डिफ्रैक्शन भी पूछ सकता है, ठीक है। और कुछ फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स अगर मेरे को याद है ढंग से रिजॉल्विंग पावर वगैरह के, ऐसे यार कुछ हैं प्रॉब्लम्स जिनके यार मतलब कुछ फॉर्मूलाज होंगे या फिर कुछ ट्रिक्स होंगे या फिर कुछ थ्योरी टॉपिक्स होंगे यार, जो शायद आपको ऐसे लोड़ा से पढ़नी पड़ेगी यार, वो बुक से पढ़नी पड़ेगी यार, जो शायद बोर्ड्स के लिए। क्योंकि यार ये वाला टॉपिक जो है ना, ये वाला हाफ जो आपको टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे, ये बोर्ड्स का पार्ट है, बट मेंस आपसे ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ के जाएगा। तो वेव ऑप्टिक्स का तोड़ क्या है यार, हम ये वाले टॉपिक्स पढ़ के जाएंगे, राइट, ये वाले। अब इसके बाद मैं कहता हूँ यार ऑप्टिक्स के बाद जो आपने चीज़ कवर करनी है वो है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स का यार क्या हिसाब है, अगर आपने 11th की यार आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला जो चैप्टर है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम फलाना, ये जो 2-3 टॉपिक्स हैं ये आपने ढंग से पढ़े हैं स्टार्टिंग के 11th की केमिस्ट्री के, तो यार आपको जो एटम वाला चैप्टर है ना स्पेसिफिकली मॉडर्न फिजिक्स में, उसमें कुछ खास दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इवन इनफैक्ट न्यूक्लियाई के भी यार कुछ प्रॉब्लम्स जो आपके लॉग वाले जो हैं, अगर आपने काइनेटिक केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रखा है, ठीक है, 12th का जो केमिस्ट्री का टॉपिक है, तो थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स या न्यूक्लियर के वहाँ भी निकल जाएंगे। तो अगर आपने केमिस्ट्री ढंग से पढ़ रखी है, ऑलमोस्ट 30-40% मॉडर्न फिजिक्स तो आपकी वहीं से होगी जो आपको रिवाइज करनी थी। अब इसके आगे अगर मैं बढ़ के जाऊँ यार, आपको एक्सरेज ढंग से पढ़ के आना है, राइट। और मेन्स यार आजकल एक्सरेज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। एक शिफ्ट था यार आई थिंक जहाँ पर 2 क्वेश्चन वहाँ से आउट के आए थे, ये जनवरी की बात है, अभी हाल ही में 2020 में। तो इसलिए यार मॉडर्न फिजिक्स का तोड़ तो इतना ही है, अगर आपकी 11th में आपने केमिस्ट्री ढंग से पढ़ी है, 12th में केमिकल एनालिसिस से पढ़ा है, तो स्टार्टिंग का किक आपको मिल जाएगा मॉडर्न फिजिक्स में। बाकी यार आप जो भी आपको बस न्यूमेरिकल सॉल्व करना है मॉडर्न फिजिक्स में, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन खैर ज़्यादा आते नहीं। और अगेन वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स, 12th का मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक यार मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। और इससे यार प्रॉब्लम्स आते हैं, ऑप्टिक्स से यार आपकी 2 प्रॉब्लम्स आएंगे पेपर में, ठीक है। और यहाँ से यार आपके मॉडर्न फिजिक्स से लगभग 3 to 4 प्रॉब्लम्स उठ के आएंगे, ठीक है। मैं अभी कहता हूँ यार सपोज मान के चलते हैं अभी 4 प्रॉब्लम्स मान लेते हैं, ठीक है, अपर बाउंड ले लेते हैं, तो 6 प्रॉब्लम्स यार आपकी यहाँ पर होगी, ठीक है।
ट्वेल्थ की। और एक लास्ट का टॉपिक है जो मैं ऐड करना चाहूँगा, ठीक है, वो है यार अगेन वन ऑफ द टॉपिक्स जो आपकी इंस्टीट्यूट की टीचर नहीं पढ़ाएंगे, वो है मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक्स। ठीक है, मेंस एक्सक्लूसिव भैया मतलब, ठीक है, मेंस एक्सक्लूसिव में यार सबसे पहले मैं इंक्लूड करूँगा सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर हो गया। फिर आपका सेमीकंडक्टर के बाद कौन सा होगा यार, कम्युनिकेशन, जिससे इस साल क्वेश्चन नहीं आया है, बट फिर भी यार हम छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। सिमिलरली मैथ्स में भी यार हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से इस साल क्वेश्चन नहीं आया, बट आपने पढ़ के ज़रूर जाना है। ठीक है, इसके बाद यार थर्ड टॉपिक होता है आपका ईएम वेव्स, और लास्ट में मैं बोलता हूँ यार मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म में यार एक टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो यार कंबाइंड दो मैग्नेट्स वाला जो है ना, M1 M2 के जो फॉर्मूलाज थे, जो प्रॉब्लम्स मैग्नेटिज्म के, जो ऐसे थोड़ा में लास्ट में रखे हैं। ठीक है, टाइम पीरियड वाले कुछ क्वेश्चन हैं वगैरह। मैग्नेटिज्म में यार डेफिनेटली वो दोनों तरह के प्रॉब्लम्स देख लेना यार, वो पूछे जा रहे हैं मेंस में लगातार, मेरे टाइम में पूछे गए थे, आप ज़रूर मैग्नेटिज्म में वो देख लेना। बाकी ये सब कुछ यार, यहाँ से 3 प्रॉब्लम्स उठ के आ रहे हैं मेंस में। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ यार, ये आपने क्यों कवर करने हैं, ठीक है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, वाई टू डू दिस प्रॉब्लम्स। इसका यार एडवांस में ना क्वेश्चन पूछे जाते नहीं है। आपका यार एनटीए ना रैंडमली पिक करता है क्वेश्चन जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अगर कोई टॉपिक एडवांस में नहीं आता तो उसके यार एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स होंगे नहीं मार्केट में। तो क्या होगा यार, एनटीए को बोर्ड लेवल प्रॉब्लम्स उठाने पड़ेंगे टॉपिक से, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर। तो अगर आपने बोर्ड लेवल की पढ़ाई कर रखी है इनमें ढंग से यार, आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, मॉडर्न फिजिक्स के लिए आप एनसीईआरटी रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए यार आप एसिडोडा वगैरह पढ़ो, कम्युनिकेशन के लिए अगेन से एसिडोडा बहुत अच्छी लिखी हुई है, मैग्नेटिज्म अगेन एसिडोडा, मतलब एसिडोडा बाइबल यार मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए। तो इनको पढ़ लोगे यार, क्योंकि एडवांस के टाइप प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे, टफ प्रॉब्लम्स नहीं है यार, तो मेंस आसान क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर कंसेप्चुअल जो इश्यूज आती हैं बच्चों को वो नहीं उठ के आ रहे, राइट। तो अगेन यार यहाँ पर कितने प्रॉब्लम्स हो गए, 3। ऑप्टिक्स हमने कहा था आपको 2, और मैं अगेन 3 to 4 प्रॉब्लम्स कह रहा हूँ आपको मॉडर्न फिजिक्स से आएगी। तो मैं मानता हूँ यार मिनिमम यहाँ से 8 प्रॉब्लम्स आ रही है, और वहाँ पर मैंने आपको कहा था हीट थर्मो वगैरह से 5 प्रॉब्लम्स। तो नाना करते हुए भी यार मैं एटलीस्ट, अगर मैंने जितना आपको भी बताया है आसान टॉपिक जो सॉल्वेबल है, वहाँ से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 13 to 14 प्रॉब्लम्स उठा सकते हो। यहाँ पर यार बहुत आराम से, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो इतना तो मिनिमम हर बच्चे को फिजिक्स में करना चाहिए। क्योंकि इसके बाद जो 2 सबसे बड़े टॉपिक्स हैं यार, वो हैं मैकेनिक्स, ठीक है ना, अगेन आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैग्नेटिज्म, जो 12th का फर्स्ट हाफ है पूरा, पहले के 6-7 चैप्टर। ठीक है, अब मैकेनिक्स का यार मैं ये कहता हूँ, अगर बेसिक सवाल आ रहे हैं, यूनिट डायमेंशन के क्वेश्चन आ गए, ठीक है, रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आ गया, जिससे यार ये क्वेश्चन वैसे एक तो पूछा जा ही रहा है मेंस में, तो आई थिंक एक क्वेश्चन हम यहाँ से निकाल सकते हो, या काइनेमेटिक्स का कोई आसान सा प्रॉब्लम। अगर ये चीज़ें उठ के आ रही हैं यार, तो डेफिनेटली लगा दो। दिक्कत कहाँ आती है यार मैकेनिक्स में, दिक्कत आएगी यार आपको अगर मतलब लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, LOMS से गंदा क्वेश्चन आ गया, लॉज ऑफ मोशन से, या फिर रोटेशन के यार वो गंदे वाले प्रॉब्लम्स। ठीक है, आसान चीज़ें होती हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क बैलेंसिंग, बट अगर यार वहाँ पर आपने फर्दर कोई और चीज़ ऐड कर दी, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है, या फिर यार और भी टफ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो वॉल इंक्लाइन वाला प्रॉब्लम जो होता है, ठीक है, कि बॉल वहाँ फिक्स कर दी, अब कहाँ पर फोर्स लग रही है, वो फोर्स क्या टॉर्क लगा दी, एक्सेट्रा। ठीक है, फिर फ्रिक्शन वाले जो फर्दर प्रॉब्लम्स होते हैं जो आपके लॉज ऑफ मोशन में आ गए, अगर ऐसे प्रॉब्लम्स में आप फंस रहे हो यार, मैं रिकमेंड करता हूँ मत करो इनको। क्योंकि मैकेनिक्स में यार फिर भी आप एटलीस्ट कोई ना कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रॉब्लम आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर बच्चा पढ़ के जाएगा, वो क्वेश्चन आप निकाल दोगे, यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन निकाल दोगे। तो अगर इवन 5 प्रॉब्लम्स आ रहे हैं यार, आप 2 से 3 क्वेश्चन मैकेनिकल में निकाल सकते हो, और सारे प्रॉब्लम्स हमने करने नहीं यार। तो अगर कोई टफ प्रॉब्लम आता है उसको छोड़ने में भलाई है मैकेनिक्स में। और सिमिलरली मैं कहता हूँ यार मतलब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन, ठीक है। अब इसमें यार मतलब बस इतना कहूँगा कि में यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है, मेरे को सबसे मुश्किल लगता था ये, जबकि यार मेरे टीचर ने मेरे को 1 महीना पढ़ाया था पूरा। क्योंकि यार यहाँ पर अगर मैकेनिक्स वाले क्वेश्चन घुस जाते थे, एक स्क्वायर को यहाँ डाल दिया, उस पर चार्ज है, वो आगे रोटेट कर रहा है, बताओ ये फोर्स क्या लग रही है, वो फोर्स क्या लग रही है। और क्योंकि यार इतने सारे टॉपिक्स कंबाइंड हो जाते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगता नहीं था मुझसे। बट यहाँ पर यार सिल्वर लाइनिंग क्या है, आपसे यार अगर आपकी डीसी की प्रैक्टिस अच्छी है, आप डीसी की क्वेश्चन लगा सकते हो। ऑल्टरनेट करंट्स के भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आए हैं इस साल। तो अगर आपको इंपीडेंस निकालनी आती है, आपको एंगल हैंडल करना आता है, राइट, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, तो एसी की प्रॉब्लम्स भी इतनी टफ नहीं है, राइट। और सिमिलरली मैं कहता हूँ यार इलेक्ट्रो
और क्या कर सकते हो यहाँ पर जो आपको आसान लगता हो, ठीक है। यहाँ पर यार EMI भी आप कर सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इसके भी प्रॉब्लम्स इतने टफ नहीं आते। तो यार 2-3 प्रॉब्लम्स यहाँ से भी आप कर सकते हो। मैं इतना कह रहा हूँ यार, मैग्नेट मैकेनिक्स और EM से ना आपने सेलेक्टिव प्रॉब्लम्स उठानी है, वो चैप्टर्स करने हैं जो आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि यार वैसे भी ये बहुत कंसेप्चुअल हैवी चैप्टर्स हैं। मैंने यार एक चीज़ मिस कर दी, हो सकता है पेपर में उठ के आएगी और मेरे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि क्वेश्चन वेराइटी बहुत वास्ट है। मैं इतना ही कहूँगा यार, अगर आप यहाँ से कंबाइंड 5 प्रॉब्लम भी निकाल रहे हो यार, और इनमें ऐड कर सकते हो, अगर आप 18 क्वेश्चन भी लगा रहे हो, 19 क्वेश्चन लगा रहे हो, तो बहुत है यार। क्योंकि मिनिमम अगर आपके 2 भी गलत हुए तब भी आप लगभग 66 पे एंड कर रहे हो। तो इसलिए कह रहा हूँ यार, इंपॉर्टेंट है कि आप आसान टॉपिक्स पहले कंप्लीट करो, जिन पे क्वेश्चन की वेरिएशन कम है और जो डुएबल है, और उसके बाद आप उन टॉपिक्स पे आओ यार जो शायद कंसेप्चुअली काफ़ी हैवी हैं, और उन पर हमने ऑलरेडी बहुत टाइम दे दिया है यार। ऑलरेडी 60% ऑफ द हमारी प्रिपरेशन में फिजिक्स में हमने इनको ही टाइम दिया है, और ये अभी भी लीस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। तो इन पर यार हमने कोशिश करना है कि मिनिमम से मिनिमम टाइम लगाएंगे यार, और कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से उठा पाएँ। अब मैं लास्ट में यार बस एक वो बना देता हूँ जिस्ट, ताकि जो बच्चा यार देख रहा है अभी भी वो स्क्रीनशॉट खींच ले, ठीक है। तो अगर आपने रिवीजन स्टार्ट करनी है तो फर्स्ट चीज़ आपने क्या करनी है, हीट, ठीक है, थर्मो, SHM वेव्स, SHM एंड वेव्स, ठीक है। इसके बाद सेकेंड जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो है यार आपको ऑप्टिक्स, ठीक है, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। थर्ड पे हम जाएंगे यार, दैट इज मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक्स। तो हमारे सबसे ज़्यादा यार जो क्रूशल टाइम है वो यहाँ पर लगना चाहिए इन तीनों चीज़ों में। उसके बाद हम चौथी चीज़ में जाएंगे, वो है यार मैकेनिक्स, और लास्ट में, ठीक है, आपका EM जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला क्वेश्चन। अगर आप ये ऑर्डर फॉलो करोगे यार, मैं आपको बेनिफिट बता रहा हूँ, डेफिनेटली यार आप 18 to 19 प्रॉब्लम्स करके आओगे, उसमें चाहे एक दो सिली मिस्टेक्स भी आए तब भी यार आप 60s में लैंड करोगे। और ढंग से अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे यार, क्योंकि मैंने ये फॉलो की थी, मेरी खुद यार फिजिक्स में 99.76 थी परसेंटाइल, ठीक है, फिजिक्स में मैंने खुद फॉलो की थी। और ढंग से करोगे यार तो कोई बड़ी बात नहीं, आप 80 तक भी लैंड कर दो इससे, ठीक है। पहले यार कहने का मतलब ये है, आसान टॉपिक्स पहले करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे यार कंसेप्चुअली हैवी टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। तो अभी यार स्क्रीनशॉट खींच लो इसका। बाकी यार जेई की और वीडियोस डलती जा रही हैं, अभी डलती रहेंगी, कंटेंट बनते जा रहा है। तो अगर आप 2021 के एस्पिरेंट हो या फिर 2022 के एस्पिरेंट हो यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना यार, और फिर चलो मिलते हैं यार किसी ऐसी अगली वीडियो में। टिल देन सी यू।